ये विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हमने आज का ई लेक्चर एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया है। आज के ई लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कीन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत। कीन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत। कीन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो विद्यार्थियों, कीन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत कीन्स ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा के सामान्य सिद्धांत में इस सिद्धांत की व्याख्या करी। कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक थी रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा के सामान्य सिद्धांत। इसमें कीन्स ने इस सिद्धांत की व्याख्या करी है। कीन्स ने अपनी रोजगार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कुछ चीज़ों को स्थिर माना है, जैसे पूंजी की मात्रा हो गई, जनसंख्या, श्रम शक्ति, तकनीकी ज्ञान, श्रमिकों की कुशलता, इन चीज़ों को स्थिर माना है। कीन्स के अनुसार रोजगार की मात्रा, यानी कीन्स के अनुसार रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। अब हमें यह जानना जरूरी है कि प्रभावपूर्ण मांग यानी अफेक्टिव डिमांड क्या होती है। प्रभावपूर्ण मांग यानी कुल उत्पादन के मूल्य, कुल उत्पादन का मूल्य। प्रभावपूर्ण मांग यानी कुल उत्पादन का मूल्य, यानी प्रभावपूर्ण मांग किसके बराबर है? राष्ट्रीय आय के बराबर है, राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्य के बराबर है, राष्ट्रीय व्यय के बराबर है। यानी प्रभावपूर्ण मांग कुल उत्पादन के मूल्य को सूचित करती है, क्योंकि ये जो प्रभावपूर्ण मांग है ये राष्ट्रीय व्यय के बराबर होती है। प्रभावपूर्ण मांग क्योंकि राष्ट्रीय व्यय के बराबर होती है, इसलिए एक अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में उपभोग वस्तुएं तथा विनियोग वस्तुएं शामिल होती हैं। इसलिए जो प्रभावपूर्ण मांग होती है वो उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए व्यय के योग को सूचित करती है। क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में उपभोग वस्तुएं तथा विनियोग वस्तुएं शामिल होती हैं, इसलिए प्रभावपूर्ण मांग उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए व्यय के योग को सूचित करती है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रभावपूर्ण मांग है जो रोजगार को निर्धारित करती है, जिससे रोजगार का स्तर निर्धारित होता है, वो खुद कैसे निर्धारित होती है। यानी प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इफेक्टिव डिमांड कैसे डिटरमाइन होती है इकोनॉमी में। तो प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण दो चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा जिससे प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है: समग्र मांग कीमत और समग्र पूर्ति कीमत। अब प्रभावपूर्ण मांग जहां समग्र मांग पूर्ति वक्र, जहां समग्र मांग कीमत वक्र समग्र पूर्ति कीमत वक्र को काटता है, वहां पर प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित होती है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि समग्र मांग कीमत और समग्र पूर्ति कीमत क्या होती है। तो समग्र मांग कीमत और समग्र पूर्ति कीमत क्या होती है? तो समग्र मांग कीमत का क्या अर्थ है?
समग्र मांग कीमत यानी मुद्रा की वह मात्रा जो सभी उद्यमी मिलकर रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित माल को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं, अर्थात रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उद्यमियों की समग्र प्रत्याशित आय, यानी रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उद्यमियों की समग्र प्रत्याशित आय, यानी उनकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है, यानी समग्र मांग कीमत यानी मुद्रा की वह मात्रा जो सभी उद्यमी मिलकर रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित माल को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं। तो एक समग्र मांग कीमत की अनुसूची भी हम बनाते हैं और वो इस प्रकार से बनती है। जैसे यहाँ पे एक समग्र मांग कीमत की अनुसूची हम देख रहे हैं। यहाँ पे रोजगार का स्तर और समग्र मांग कीमत दोनों दिए हुए हैं। रोजगार का स्तर हज़ारों में और समग्र मांग कीमत लाख रुपए में दी हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 20,000 जब रोजगार का स्तर है तो समग्र मांग कीमत 300 लाख रुपए है। जब 30,000 रोजगार का स्तर है तो समग्र मांग कीमत 320 लाख रुपए है। जब 40,000 का रोजगार का स्तर है तो समग्र मांग कीमत 340 लाख है। जब रोजगार का स्तर 50,000 है तो समग्र मांग कीमत 360 लाख रुपए है। जब रोजगार का स्तर 60,000 है तो समग्र मांग कीमत 380 लाख रुपए है। इस प्रकार से रोजगार के विभिन्न स्तरों पर जो सभी उद्यमियों की प्रत्याशित आय, समग्र प्रत्याशित आय, उसको दर्शाती है समग्र मांग कीमत। अब दूसरी चीज आती है समग्र पूर्ति कीमत। अब समग्र पूर्ति कीमत क्या होती है? तो समग्र पूर्ति कीमत मुद्रा की वह मात्रा होती है जो सब उद्यमियों को रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित माल को बेचकर अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। यानी मुद्रा की वह मात्रा जो सब उद्यमियों को रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित माल को बेचकर अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात समग्र पूर्ति कीमत रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित माल की कुल लागत को दर्शाता है। यानी जो धनराशि उनको अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो इसके बिना उनकी लागत ही कवर नहीं हो पाएगी, यानी कुल लागत। तो समग्र मांग कीमत तो क्या हो गया? प्रत्याशित आय। और समग्र पूर्ति कीमत क्या हो गया? लागत। तो समग्र पूर्ति कीमत लागत को दर्शाती है। मुद्रा की वह मात्रा जो सब उद्यमियों को रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित माल को बेचकर अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, यानी लागत, अर्थात समग्र पूर्ति कीमत रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित माल की कुल लागत को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जैसे समग्र मांग कीमत की अनुसूची बनती है, शेड्यूल बनता है, उसी तरह से समग्र पूर्ति कीमत की भी शेड्यूल बनता है, अनुसूची बनती है। तो उसकी अनुसूची इस प्रकार से होती है। यहाँ पर समग्र पूर्ति कीमत की अनुसूची दर्शाई गई है, शेड्यूल। यहाँ रोजगार का स्तर हज़ारों में दिया हुआ है और समग्र पूर्ति कीमत यानी रोजगार के विभिन्न स्तरों पर जो कुल उत्पादन है उसकी लागत, यानी जब रोजगार का स्तर 20,000 है तो कुल लागत यानी समग्र पूर्ति कीमत 270 लाख रुपए है। जब रोजगार का स्तर 30,000 हो गया तो समग्र पूर्ति कीमत 300 लाख रुपए हो गई। जब रोजगार का स्तर 40,000 हो गया तो समग्र पूर्ति कीमत 330 लाख रुपए हो गई। जब रोजगार का स्तर 50,000 हो गया तो समग्र पूर्ति कीमत 360 लाख रुपए हो गई। और जब रोजगार का स्तर 60,000 हो गया तो समग्र पूर्ति कीमत 390 लाख रुपए हो गई। अब हमने देखा कि जब 390 लाख से आगे हम बढ़ते हैं, यानी 390 लाख से आगे 420 लाख होती है समग्र पूर्ति कीमत, तब रोजगार का स्तर वही रहता है, यानी 60,000 ही रहता है, वो और बढ़ता नहीं है, क्योंकि 60,000 पूर्ण रोजगार का स्तर है। इसलिए इसके आगे समग्र पूर्ति कीमत
तो बढ़ती है मगर रोज़गार स्थिर रहता है। और जब वो 420 लाख से 450 लाख होती है तब भी रोज़गार का स्तर 60,000 ही रहता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जब समग्र मांग कीमत वक्र समग्र पूर्ति कीमत वक्र को काटता है, जिस बिंदु पर उस बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग होती है, इसको हम एक रेखा चित्र यानी डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पर दो कर्व हैं, एक तो समग्र पूर्ति कीमत कर्व यानी AS और समग्र मांग कीमत का कर्व यानी AD। ये दोनों बिंदु E पर एक दूसरे को काट रहे हैं और इस बिंदु E पर रोज़गार का स्तर कितना है, OR2, और जो प्रत्याशित आय है यानी हम ये कह सकते हैं जो प्रत्याशित आय है उद्यमियों की वो कितनी है, OC, और लागत भी OC। लेकिन यदि R1 रोज़गार का स्तर यानी R1 पर रोज़गार का जो स्तर है वो हमारा, यदि हम R1 रोज़गार का स्तर लें तो यहाँ पर जो उद्यमियों की प्रत्याशित आय है, R1 के स्तर पर जो उद्यमियों की प्रत्याशित आय है वो है OB, और जो लागत है वो है OA, यानी उनको जो असामान्य लाभ हो रहा है वो कितना है, AB के बराबर। इसलिए अधिक व्यक्तियों को रोज़गार पर लगाना उस समय तक लाभप्रद बना रहेगा जब तक रोज़गार पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या OR2 के बराबर नहीं हो जाती, क्योंकि इसी बिंदु पर समग्र पूर्ति कीमत एवं समग्र मांग कीमत एक दूसरे के बराबर है। और यदि हम OR2 से अधिक संख्या में लोगों को रोज़गार पर लगाएं तो क्या होगा, तो OR2 रोज़गार स्तर से अधिक, अगर हम रोज़गार इस रोज़गार स्तर से अधिक लोगों को रोज़गार पर लगाते हैं तो क्या होगा कि उद्यमियों को जो प्रत्याशित आय है उद्यमियों की, तो उद्यमियों को अपना कुल उत्पादन बेचकर जो धनराशि प्राप्त होने की आशा है वो उस कुल धनराशि की तुलना में कम होगी जो उन्हें इस रोज़गार के स्तर पर अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, यानी उनकी लागत से कम होगी। तो उद्यमियों को हानि उठानी पड़ेगी, उनको हानि होगी। इसीलिए यहाँ पर जो प्रभावपूर्ण मांग है वो ई बिंदु पर, जो प्रभावपूर्ण मांग है वो ई बिंदु पर निर्धारित हो, क्योंकि यहाँ पर लागत और प्रत्याशित आय दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन क्या सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि क्या जो बिंदु ई है, बिंदु ई पर रोज़गार का स्तर कितना है, OR2। अब क्या ये स्तर पूर्ण रोज़गार का है या नहीं, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम से इसको समझ सकते हैं कि क्या बिंदु ई पूर्ण रोज़गार का स्तर है, नहीं। इस डायग्राम में भी यहाँ पर x अक्ष पर रोज़गार पर लगाए गए व्यक्ति और y अक्ष पर लागत एवं प्राप्तियाँ दर्शाई गई हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि AD वक्र जो है AS वक्र को बिंदु E पर काट रहा है और यहाँ पर रोज़गार का स्तर OR1 है। लेकिन जो बिंदु F है, बिंदु F के बाद जो हमारा बिंदु F के बाद हम ये देख सकते हैं कि बिंदु F के बाद जो हमारा AS कर्व है, यानी समग्र पूर्ति कीमत का जो कर्व है,
समग्र पूर्ति कीमत का जो वक्र है वो बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल वर्टिकल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो साम्य हो रहा है वो बिंदु ई पर हो रहा है। तो क्या बिंदु ई पूर्ण रोजगार का स्तर है? नहीं, पूर्ण रोजगार का स्तर है बिंदु एफ। बिंदु एफ है पूर्ण रोजगार का स्तर। यहाँ पर पूर्ण रोजगार का जो बिंदु वो है पूर्ण रोजगार है OR2, और वो बिंदु F पर प्राप्त हो सकता है यदि हमारा जो समग्र मांग वक्र है वो AD1 हो जाए, यानी समग्र मांग कीमत वक्र ऊपर की ओर उठकर AD1 हो जाए, तब हम पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी समग्र मांग कीमत अनुसूची है वो पूरी नई हो जाएगी, और उस अनुसूची में रोजगार के हर स्तर पर उद्यमियों की प्रत्याशित आय पहले की तुलना में अधिक होगी। इसको हम एक अनुसूची के माध्यम से, शेड्यूल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया गया है, समग्र मांग कीमत व समग्र पूर्ति कीमत की अनुसूची है। तो यहाँ रोजगार का स्तर हम दिखा रहे हैं। रोजगार का स्तर कितना है? 20,000। समग्र पूर्ति कीमत कितनी है? वहाँ पे 270 लाख रुपए में। और समग्र मांग कीमत पुरानी यानी 300 लाख है। यानी ये समग्र मांग कीमत पुरानी है, यानी एडी वक्र, जैसे एडी वक्र है ये हमारा पुरानी है। अब अगर हमारे जो समग्र मांग कीमत वक्र है वो ऊपर उठकर AD1 हो जाए तो हमारी जो अनुसूची है वो भी बदल जाएगी। तो हमारी नई अनुसूची समग्र मांग कीमत की वो यहाँ पे 303, ये 310 हो गई। प्रत्येक स्तर पर, रोजगार के प्रत्येक स्तर पर यहाँ पे उद्यमियों की प्रत्याशित आय पहले की तुलना में अधिक है। हम देख सकते हैं कि यदि हमने 20,000 रोजगार का स्तर है तो हमारी समग्र पूर्ति कीमत यानी जो लागत है वो कितनी है? 270 लाख रुपए। और यहाँ पर समग्र मांग कीमत यानी जो हमारी प्रत्याशित आय थी वो कितनी थी? 300 लाख। लेकिन नई अनुसूची में कितनी हो गई? 310 लाख। ऐसी 30,000 के रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति कीमत कितनी थी? 300 लाख रुपए। लेकिन समग्र मांग कीमत कितनी थी, यानी प्रत्याशित आय कितनी थी? 320। लेकिन अब वो हो गई 330। इस अनुसूची में हम देख सकते हैं कि समग्र मांग कीमत का जो पुरानी अनुसूची थी उसके हिसाब से जो हमारा साम्य हो रहा था वो 50,000 के रोजगार के स्तर पर हो रहा था, क्योंकि 50,000 के रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति कीमत और समग्र मांग कीमत दोनों बराबर थे, यानी 360 लाख रुपए दोनों थे। लेकिन जब हमने देखा कि जब जो नया समग्र मांग कीमत है, क्योंकि जो समग्र मांग कीमत की नई अनुसूची है उसमें हर स्तर पर, रोजगार के हर स्तर पर प्रत्याशित आय ज़्यादा है, तो उसमें जो साम्य है वो कहाँ हो रहा है? 60,000 के रोजगार के स्तर पर। और 60,000 का रोजगारी का स्तर ही पूर्ण रोजगार का स्तर, क्योंकि हमने देखा कि जब समग्र मांग कीमत वक्र उठकर AD1 हो गया, यानी वो अब शिफ्ट होके AD1 हो गया, तब जो नया साम्य बन रहा है वो किस पे बन रहा है? 60,000 के रोजगार के स्तर पर। जबकि जो पुराना साम्य था वो 50,000 के रोजगार के स्तर पर हो रहा था। लेकिन 50,000 का रोजगार का स्तर पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं था। पूर्ण रोजगार का स्तर क्या होता है? जहां पूर्ण रोजगार के स्तर पर यदि अर्थव्यवस्था साम्य पर है तो पूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी जब अर्थव्यवस्था ऐसे बिंदु पर साम्य में होती है जहां सभी काम चाहने वालों को रोजगार मिल जाता है, तो इसे हम
अनुकूलतम रोजगार स्तर यानी पूर्ण रोजगार का स्तर कहते हैं। और जब अर्थव्यवस्था इस अनुकूलतम अवस्था में नहीं होती है तो उसमें बेरोजगारी की स्थिति होती है। यानी प्रत्येक रोजगार का जो स्तर होता है वो पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हमारा जो एडी वक्र है यानी समग्र मांग कीमत वक्र है, अगर वो उठकर AD1 हो जाए तो वो बिंदु F पर पूर्ण रोजगार के स्तर यानी OR2 को पर साम्य स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज के ई लेक्चर में हमने कीन्स के आय एवं रोजगार के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। कीन्स का रोजगार का जो सिद्धांत है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत कीन्स का, वो ये कहता है कि प्रभावपूर्ण मांग जो होती है वो कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्य के बराबर होती है, राष्ट्रीय व्यय के बराबर होती है, राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, और प्रभावपूर्ण मांग कुल उत्पादन के मूल्य को सूचित करती है। ये प्रभावपूर्ण मांग ही रोजगार के स्तर को निर्धारित करती है। लेकिन प्रभावपूर्ण मांग स्वयं कैसे निर्धारित होती है? ये दो चीज़ों से निर्धारित होती है, समग्र मांग कीमत और समग्र पूर्ति कीमत। अब समग्र मांग कीमत क्या होती है? उद्यमियों की समग्र प्रत्याशित आय, सभी उद्यमियों की समग्र प्रत्याशित आय। और समग्र पूर्ति कीमत क्या होती है? रोजगार के विभिन्न स्तरों पर जो कुल लागत होती है उत्पादन की, वो। अब ये दोनों जब दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं तब साम्य की स्थिति होती है, तो वो प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित करता है। हमने देखा समग्र मांग कीमत की अनुसूची होती है और समग्र पूर्ति कीमत की भी अनुसूची होती है। ये डायग्राम देखा जिसके माध्यम से हम देखा कि किस प्रकार से प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित होती है। यहाँ पे बिंदु E पर प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित हो रही है और यहाँ पे जो रोजगार का स्तर है वो कितना है? OR2। लेकिन ये जो रोजगार का स्तर है OR2, ये पूर्ण रोजगार का स्तर हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण रोजगार का स्तर हम देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु F है। और इसके बाद से हम देख सकते हैं कि जो AS वक्र है वो बिल्कुल वर्टिकल हो गया, खड़ा हो गया, क्योंकि इसके बाद अगर समग्र पूर्ति कीमत बढ़ती भी है तो भी यहाँ पे रोजगार का स्तर नहीं बढ़ेगा। और बिंदु F पर साम्य स्थापित करने के लिए कब साम्य स्थापित होगा? यदि हमारा जो AD वक्र है यानी समग्र मांग कीमत वक्र है, यदि वो ऊपर उठ के AD1 हो जाए तो वो F बिंदु पर साम्य स्थापित करेगा। लेकिन यदि वो ऊपर उठ जाएगा तो समग्र मांग कीमत की एक नई अनुसूची बन जाएगी और इस अनुसूची में रोजगार के हरेक स्तर पर उद्यमियों की प्रत्याशित आय पहले की तुलना में अधिक होगी। और यहाँ हम इस शेड्यूल में देख सकते हैं कि 60,000 के रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति कीमत और समग्र मांग कीमत जो नई है वो बराबर है। तो जो पुराना साम्य था वो तो 50,000 के रोजगार के स्तर पर निर्धारित हो रहा था, जो नया साम्य है वो 60,000 के रोजगार के स्तर पर निर्धारित होगा, जो कि पूर्ण रोजगार का स्तर है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज के लेक्चर में कीन्स के आय एवं रोजगार के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। हमने देखा प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, समग्र पूर्ति कीमत और समग्र मांग कीमत क्या होती है। आगे की लेक्चर्स में हम इसका आगे का अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।